हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडक्शन फिजिक्स बाय इमरान खान। तो इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं ऑल डेरिवेशंस ऑफ चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं व्हीकल मूविंग ऑन अ कर्व्ड रोड। इसका मतलब है कि जब कोई कार या व्हीकल सर्कुलर ट्रैक में टर्न लेगी तो टर्न लेते वक्त हमें पता है कि उसे अपना स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा, यानी उसको अपनी स्पीड को स्लो डाउन करना होगा, तभी वो आसानी से टर्न ले पाएगी। तो वो कितना सेफ्टी स्पीड हमें मेंटेन करना होता है ताकि हम आसानी से टर्न ले सकें, उसी स्पीड के फॉर्मूले को हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, जिसका हमें आंसर मिलता है v इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू एस आर जी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हॉरिजॉन्टल रोड क्या होता है और हॉरिजॉन्टल कर्व रोड किसे कहते हैं। तो अगर अपने आप आसपास देखोगे और अगर आपको एक सीधी रोड दिखाई दे रही होगी तो वो बेसिकली सीधी रोड क्या कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल रोड। लेकिन वही रोड अगर आगे जाके टर्न ले ले तो उसी रोड को हम क्या बोल देंगे? कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड। कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड में क्या होता क्या है कि जब कोई कार मूव करती है तो जब तक वो सीधे इस रोड पे चल रही है तो वो किसी भी स्पीड पे मूव कर सकती है, लेकिन जैसे वो टर्न लेगी तो टर्न लेने के टाइम पर उसे अपनी स्पीड को मेंटेन करना होगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा स्पीड होगी तो टर्न नहीं ले पाएगी। तो उसी स्पीड का फॉर्मूला हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ कंसिडरेशन पॉइंट्स बताने हैं, जहाँ पर हमने लिखा है कि कंसिडर अ कार ऑफ मास कैपिटल M और यू कैन से स्मॉल m मूविंग ऑन अ कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड ऑफ रेडियस स्मॉल r एंड वेलोसिटी v। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये बेसिकली एक रोड है और इस रोड का जो रेडियस है लेट इट भी मान लेते हैं r है, ठीक है। ये रोड का रेडियस r है और जो व्हीकल है यहाँ पर, ये इस व्हीकल का आप पीछे का सेक्शन देख रहे हो। मतलब कैसा है कि जैसे कोई कार या ट्रक या बस आप ले सकते हो, वो आगे की तरफ मूव कर रही है और अगर आप उसे पीछे से देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। तो इस व्हीकल का यानी कार का जो टोटल मास है, तो जैसे कि हमें पता है मास हमेशा कहाँ एक्ट होता है? मास ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। तो mg जो है हमेशा कहाँ एक्ट होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन पे एक्ट होगा। अब जितना वेट नीचे की तरफ एक्ट होता है तो सरफेस भी क्या करेगा? उसके ऊपर उतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन पे लगाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं, राइट। तो देखो नीचे के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? वेट mg। तो ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने वही बोला है द फोर्स एक्टिंग ऑन द कार। तो देखो कार के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहे हैं। सो फोर्स एक्टिंग ऑन द कार आर वेट mg विच इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड एंड नॉर्मल रिएक्शन विच इज़ एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। क्योंकि देखो ये वाला जो कंपोनेंट है ना n और mg, ये बेसिकली वर्टिकल कंपोनेंट है और आपको याद रखना है वर्टिकल कंपोनेंट का हमेशा काम होता है वेट को बैलेंस करना, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसका काम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना, क्योंकि अगर किसी भी व्हीकल को सर्कुलर ट्रैक में टर्न लेना है तो जितना नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उतना सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होना चाहिए। अगर उतना सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट नहीं होगा तो वो कार सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर वर्टिकल फोर्सेस के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब आपको पता है कि अगर इसे टर्न लेना है तो टर्न लेने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कहाँ लगेगा? रोड और टायर के बीच में लगेगा, ठीक है। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी खुद से जनरेट नहीं होगा। जैसे कि आपने पढ़ा होगा जब कोई प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो वहाँ पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से प्लैनेट क्या कर पाते हैं? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाते हैं। उसी तरीके से आपने देखा होगा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसको भी किसकी रिक्वायरमेंट होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसे कौन प्रोवाइड करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ठीक उसी तरीके से जब कोई व्हीकल सर्कल में टर्न लेगा तो वहाँ पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन वो सेंट्रीपिटल फोर्स हमें कौन प्रोवाइड करेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ एक्ट होगा? रोड और टायर के बीच में, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पर इनके फोर्सेस को लिख लेते हैं। सो देयरफॉर वी कैन से दैट नॉर्मल n इज इक्वल टू mg, यानी ये जो नॉर्मल n है वो क्या पे कर रहा है? बेसिकली वेट को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। एंड जो यहाँ पर Fs है मतलब फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर
2। तो इस तरीके से हमने दोनों फोर्सेस लिख लिए। याद ये रखना है कि देखो ये वाला जो है ये है वर्टिकल कंपोनेंट और ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा वेट को बैलेंस करता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। सो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, देयरफॉर वी विल राइट डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो वी कैन राइट एफ एस बाई एन इज इक्वल टू, एफ एस की वैल्यू क्या है एम वी स्क्वायर अपॉन आर और n की वैल्यू क्या है mg। यहाँ से m देखो क्या हो गया कैंसल, तो अगर m से m कैंसल हो गया तो अपने को इक्वेशन क्या मिला, एफ एस बाई एन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, राइट। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि एक बात याद रखना है कि सिंस जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है इट इज़ इक्वल टू म्यू एस इंटू एन होता है। ये आपने 11th में शायद पढ़ा होगा। अब यहाँ पर जो म्यू एस है उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर आई कैन राइट म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस अपॉन एन। यहाँ पर म्यू एस का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वेयर म्यू एस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो म्यू एस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो इस इक्वेशन में हम यहाँ पर एक क्या करेंगे, एफ एस बाई एन की जगह पर म्यू एस को पुट कर देते हैं। तो जैसे हम म्यू एस को पुट करेंगे तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगा, सो देयरफॉर आई कैन राइट एफ एस बाई एन की जगह पर क्या हो जाएगा म्यू एस एन और ये वी स्क्वायर को वी स्क्वायर रखेंगे। अब तो सिंस हमें वी कैलकुलेट करना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, म्यू एस आर जी, ठीक है। अब हम यहाँ से रूट को हटा लेते हैं। जैसे हम रूट को हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा और रूट लगते ही हमें अपना इक्वेशन मिल जाएगा दैट v इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू एस आर जी। तो दिस इज द मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड टू टेक अ टर्न ऑन अ कर्व्ड रोड। तो इस तरीके से हमें इस इक्वेशन को डिराइव करना है। तो काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले आपको कंसिडरेशन पॉइंट बताना है, फिर बताना है कि कार के ऊपर क्या क्या फोर्स एक्ट हो रहे हैं और उन फोर्सेस को यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे हमने यहाँ पर देखा नॉर्मल क्या कर रहा था, वेट को बैलेंस कर रहा था और फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था। इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व कर लेना है और खाली आपको यहाँ पर एक बात याद रखना है कि जो एफ एस होता है इट इज़ इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। बस उसी म्यू एस की वैल्यू को हम एफ एस बाई एन की जगह पर रख देते हैं। तो यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा म्यू एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी और इसको रीअरेंज कर लेंगे तो वी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी म्यू एस आर जी और हमें पता है वी क्या कर हो जाएगा रूट ऑफ म्यू एस आर जी। सो दिस इज द मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड टू टेक अ टर्न ऑन अ कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ रिलेटेड टू वेल ऑफ डेथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए समझते हैं इसे। वेल ऑफ डेथ यानी मौत का कुआं। तो जैसे कि आपने सब ने ऑलमोस्ट देखा ही होगा, कुछ ने रियल में देखा होगा या तो आपने मूवीज़ में देखा होगा कि वेल ऑफ डेथ कुछ इस तरीके से होता है जैसे हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है। और इस डायग्राम में क्या है जो आप देख पा रहे हो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा कोई राइडर होगा जो बेसिकली क्या करेगा, इस पर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। और जब वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो हम ये एक चीज़ नोटिस करते हैं कि उसे अपनी स्पीड को मेंटेन करना पड़ता है। अगर वो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड को रख सकता है उतना उसके लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर अपनी स्पीड को कम कर देगा तो उससे होगा क्या कि वो स्लिप करके नीचे गिर सकता है। तो हमें कितनी स्पीड मेंटेन करनी होगी ताकि वो स्लिप होके नीचे ना गिरे, उसी स्पीड का हमें यहाँ पर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है जिसका हमें आंसर मिलता है वी मीन इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस। तो वी मीन का मतलब होता है मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ हॉरिजॉन्टल सर्कल इन केस ऑफ वेल ऑफ डेथ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंसिडरेशन पॉइंट। तो कंसिडरेशन पॉइंट में आपको बताना है कंसिडर अ व्हीकल ऑफ मास m मूविंग इन अ वर्टिकल सिलिंड्रिकल वॉल ऑफ रेडियस r एंड वेलोसिटी v। तो आपको इमेजिन करना है कि यहाँ पर कोई व्हीकल है और वो व्हीकल क्या कर रहा है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो जब वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी क्या है v और इसका रेडियस क्या है r, ओके।
तो इसके बाद हमें सबसे पहले ये बताना है कि इस पर क्या क्या फोर्स एक्ट हो रहे हैं, यानी जो हमारा व्हीकल है, मान लो ये व्हीकल, इस पर क्या क्या फोर्स एक्ट होंगे। तो सबसे पहले हमने बोला फोर्स एक्ट होगा mg विच इज़ एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। जैसे कि हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका वेट हमेशा कहाँ एक्ट होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो नीचे की तरफ जो फोर्स एक्ट हो रहा होगा इसे हम क्या बोलेंगे, mg। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर नीचे की तरफ वेट mg एक्ट हो रहा है तो उसे बैलेंस करने के लिए एक फोर्स होगा जो ऊपर की तरफ एक्ट होगा, और उस फोर्स को हम यहाँ पर नाम देंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसे हम डिनोट करेंगे Fs से। यानी इसका ये मतलब हो गया कि हमारा वेट mg को बैलेंस करने के लिए एक अपवर्ड फोर्स है, एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो हमने यहाँ पर दो फोर्सेस लिख लिए, वेट mg विच इज़ एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज़ एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। क्योंकि वेट को बैलेंस करने के लिए हमें एक अपवर्ड फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और अपवर्ड फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और याद रखना है फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ एक्ट होगा, वो व्हीकल के टायर और इस वॉल में एक्ट होगा। उसके बाद अब देखो, अगर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो डेफिनेट सी बात है इसमें लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले तो ये जो हमारा वॉल है ना, ये वॉल क्या करेगा, ये वॉल इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा जिसे हम क्या बोलेंगे, n। और ये नॉर्मल फोर्स बेसिकली हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो अंदर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, और यही नॉर्मल फोर्स हमें क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ, जिसकी वजह से क्या होगा, ये हमारा व्हीकल जो है वो आसानी से टर्न ले पाएगा। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, उसको वॉल की तरफ पुश करके रखेगा, जिसकी वजह से वो नीचे स्लाइड होके ना गिरे। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर हमने तीन फोर्सेस देख लिए। सबसे पहला फोर्स है वेट mg विच इज़ एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज़ एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, और उसके बाद है नॉर्मल रिएक्शन। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्ट हो रहा है, और यही नॉर्मल रिएक्शन हमें क्या प्रोवाइड करेगा, नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से हमारा व्हीकल आसानी से इसमें टर्न ले पाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं इन्हीं कंसिडरेशन को रखते हुए। सो देयरफॉर वी कैन से दैट फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन Fs इज इक्वल टू mg, क्योंकि यहाँ पर वेट को बैलेंस कौन कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एंड ये जो नॉर्मल है वो क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगा विच इज़ इक्वल टू mv² अपॉन r। याद रखो, देखो अगर आप बाहर से देख रहे हो तो आपके लिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, लेकिन जो बंदा उस व्हीकल को चला रहा है उसके लिए क्या लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और हमें पता है इन मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर देखो Fs क्या कर रहा है, वेट को बैलेंस कर रहा है, और नॉर्मल क्या प्रोवाइड कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। अब हम इन्हीं दोनों इक्वेशन को यूज़ करते हुए आगे अपने फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। देयरफॉर अब आपको यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू और लेस दैन म्यू एस एन। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है कि जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो हमेशा या तो म्यू एस एन के इक्वल होगा या तो उससे कम होगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। तो आपको ये याद रखना है। अब देखो एफ एस की वैल्यू हमारे पास है तो हम इसे लिख लेते हैं एम जी, उसके बाद म्यू एस को म्यू एस रखते हैं, इज़ इक्वल टू लेस देन आप लगाना मत भूलना, और यहाँ पर n की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, दैट इज़ mv² अपॉन r। यहाँ से देखो m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अगर m से m कैंसिल हो गया तो मैं इसे लिख सकता हूँ आर जी इज़ इक्वल टू लेस दैन म्यू एस इंटू वी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, आर जी अपॉन म्यू एस इक्वल टू लेस देन v²। अब हमें यहाँ पर पता है, देखो स्क्वायर मैं हटाऊंगा तो यहाँ पर रूट आ जाएगा। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस इज़ लेस देन और इक्वल टू v। सो अल्टीमेटली देयरफॉर फाइनली हम लिख सकते हैं v इज़ इक्वल टू रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस। अब आपको वो लेस देन का साइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। So this is the minimum speed required to take horizontal circle turn in case of well of death। तो v min का हमें फॉर्मूला मिल गया, v min is equal to root of rg upon mu s। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू व्हीकल मूविंग ऑन अ कर्व्ड बैंक्ड रोड।
इससे पहले जो हमने डेरिवेशन किया था वहाँ पर हमने देखा था व्हीकल मूविंग ऑन अ कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड। तो कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड और कर्व्ड बैंक रोड में क्या डिफरेंस है, थोड़ा हम उसे समझ लेते हैं और फिर इस टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर मैंने लिखा है कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड और ये क्या है, कर्व्ड बैंक रोड। कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड आपको पता होगा कि एक सीधी रोड अगर आगे जाके टर्न ले ले तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड। तो ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हो, इस डायग्राम में आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये जो व्हीकल है ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, और अगर हम इसे पीछे से देखें तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो अब यही व्हीकल आगे जाके टर्न लेगा तो हम उसे बोलेंगे द व्हीकल इज मूविंग ऑन अ कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड। कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड में ये जो रोड होती है ना, ये सीधा फ्लैट होती है, राइट। लेकिन अगर हम बात करें कर्व्ड बैंक रोड में, तो कर्व्ड बैंक रोड में हम क्या करते हैं कि इसके एक एंड को ऊपर की तरफ थोड़ा उठा देते हैं और एक नीचे का एंड तो वहीं पर होता है, दबा हुआ होता है। ये ऐसा करने के पीछे क्या रीज़न है, इसको हम समझते हैं। देखो, जब कोई कार कर्व्ड रोड पर मूव करेगी तो डेफिनेट सी बात है कि उसके अपनी स्पीड को बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन करना होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी कार की स्पीड को ज़्यादा स्लो डाउन ना करें और टर्न भी आसानी से ले सके, तो फिर वहाँ पर हमें रोड को बैंक्ड करना पड़ता है। बैंक्ड करने का मतलब है रोड के दूसरे एंड को थोड़ा सा उठा देना, जिसकी वजह से एक एलिवेशन मिलेगा और इसमें आसानी से हमारा जो भी व्हीकल है वो टर्न ले पाएगा। लेकिन अब इन दोनों में डिफरेंस कहाँ पर आता है, देखो, रोड जितनी बैंक्ड होगी मतलब उतना एंगल बढ़ता जाएगा, जितना एंगल बढ़ता जाएगा उससे होगा क्या कि अब आपको मिनिमम स्पीड भी मेंटेन करना पड़ेगा और आपको मैक्सिमम स्पीड भी मेंटेन करना पड़ेगा। जबकि जब कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पर मूव करता है तो उसे सिर्फ अपनी मैक्सिमम स्पीड को ही मेंटेन करना होता है, लेकिन वही ऑब्जेक्ट जब बैंक्ड रोड पर मूव करेगा तो उसे मिनिमम स्पीड भी मेंटेन करना पड़ेगा और मैक्सिमम स्पीड भी मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो मिनिमम स्पीड मेंटेन नहीं करेगा तो वो व्हीकल स्लिप होकर नीचे आ जाएगा, और अगर वो मैक्सिमम स्पीड को मेंटेन नहीं करेगा तो स्किड ऑफ होके बाहर चला जाएगा। देखते हैं कि बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ रेजिंग आउटर एज ऑफ अ रोड ओवर इट्स इनर एज थ्रू सर्टेन एंगल इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। यानी कि किसी रोड के आउटर एज को थोड़ा ऊपर उठा देना और नीचे के एज को थोड़ा सा दबा देना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। और इस प्रोसेस में होता क्या है कि दो रोड के बीच में एक एंगल बन जाता है और उस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। तो अब हम देखते हैं कि एंगल ऑफ बैंकिंग क्या होता है। तो एंगल ऑफ बैंकिंग का मतलब हो गया द एंगल मेड बाय द सरफेस ऑफ द रोड विद द हॉरिजॉन्टल रोड इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग। जैसे कि आप ये डायग्राम में यहाँ पर देख पा रहे हो, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा ये तो हॉरिजॉन्टल रोड थी हमारी। हमने क्या किया, इस हॉरिजॉन्टल रोड को थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक एंड इसका उठा दिया, तो अब ओरिजिनल रोड हमारी ये बन गई। तो ये जो सरफेस ऑफ रोड है और ये जो हॉरिजॉन्टल रोड है, इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है थीटा, इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं। अब आप देखोगे कि जितना ज़्यादा एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा बढ़ता जाएगा उतनी रोड और बैंक्ड होती जाएगी, और जितनी रोड बैंक्ड होती जाएगी उतना हमें आसानी होगी, हम ज़्यादा स्पीड से टर्न ले पाएंगे। इसीलिए आप देखते हो कि जो वेल ऑफ डेथ है, मौत का कुआं, उसमें जो एंगल ऑफ बैंकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो जो स्टंट परफॉर्म करते हैं वो बहुत हाई स्पीड पर आसानी से स्टंट परफॉर्म कर पाते हैं। ओके, तो ये दो चीज़ें हो गई, बैंकिंग ऑफ रोड हो गया और एंगल ऑफ बैंकिंग हो गया। अब जो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी है वो ये है कि जब कोई व्हीकल हमारा कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड या कर्व्ड बैंक रोड पर मूव करता है तो उस पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं। तो देखो, जैसे सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड का। तो हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सरफेस पे रखा हुआ है, चाहे वो व्हीकल हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो उसका जो वेट होता है वो हमेशा किधर एक्ट होता है, वेट ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। तो mg जो है वो हमेशा किधर एक्ट होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। और हमें पता है जिस सरफेस पर ये है वो सरफेस इसके ऊपर क्या लगाएगी, एग्जैक्टली ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगी जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। और वो नॉर्मल रिएक्शन भी किसके इक्वल होता है, वेट mg के ही इक्वल होता है। तो कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड में वेट mg का डायरेक्शन और नॉर्मल का डायरेक्शन दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। लेकिन अब ध्यान से देखना, इसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ ये वाले डायग्राम में कर्व्ड बैंक रोड में। तो देखो, अभी भी वेट mg जो है वो किधर एक्ट होगा, वेट mg ऑलवेज एक्ट इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वेट mg तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, लेकिन अब नॉर्मल को जो डायरेक्शन है ना वो कुछ ऐसा हो जाएगा। नॉर्मल का डायरेक्शन हमारा अब ऐसा हो गया। अब देखो, ये जो नॉर्मल का डायरेक्शन है वो परफेक्टली स्ट्रेट लाइन में नहीं है।
क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल होता है ना वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो जब हमारा सरफेस ऐसा था, रोड ऐसी थी, तो नॉर्मल ऐसा एक्ट हो रहा था। अब हमने रोड को क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया है, तो अब हमारा नॉर्मल ऐसा हो जाएगा, राइट। तो जितना ज़्यादा हम एंगल बैंड करते जाएंगे उतना नॉर्मल रिएक्शन का पोजीशन चेंज होता चला जाएगा। तो ये दो बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है आगे के डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि मैंने बोला कि जब हमारा व्हीकल कर्व्ड बैंक रोड पर मूव करेगा तो उसे मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड दोनों मेंटेन करना होगा। तो यहाँ पर हम मिनिमम स्पीड को लोअर स्पीड लिमिट बोलेंगे और मैक्सिमम स्पीड को अपर स्पीड लिमिट बोलेंगे। और हमें यहाँ पर अपर स्पीड लिमिट का डेरिवेशन डिराइव करना है, जिसका आंसर हमें मिलेगा वी मैक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टैन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मैंने कर्व्ड बैंक रोड यहाँ पर बनाया हुआ है और ये हमारा व्हीकल है। यहाँ पर सबसे पहले हमें कुछ कंसिडरेशन पॉइंट्स बताने पड़ेंगे। देखो एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है टॉपिक से तो वो पूछते हैं डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड इन केस ऑफ व्हीकल मूविंग ऑन अ कर्व्ड बैंक रोड। तो आपको जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ उसी तरीके से आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या बताना पड़ेगा, कंसिडरेशन पॉइंट बताने होंगे। तो हम लिख लेते हैं कंसिडर अ व्हीकल जिसका मास m है मूविंग ऑन अ कर्व्ड बैंक्ड रोड विथ रेडियस r एंड वेलोसिटी v। तो ये तो बहुत कॉमन सा कंसिडरेशन है, ये आप बता दोगे। उसके बाद सबसे पहले हमें बताना है कि ये जो हमारा व्हीकल है इस व्हीकल में कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है, वेट mg। तो वेट mg जो है वो बेसिकली कहाँ एक्ट होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो कहाँ एक्ट होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जो हमारा व्हीकल है इस व्हीकल का जो वेट है वो किधर एक्ट हो रहा है, इट इज़ एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वेट mg इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। उसके बाद देखो जिस सरफेस पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट होता है या जिस रोड पे हमारा व्हीकल है वो रोड भी क्या करेगी, उसके ऊपर एग्जैक्टली उतना ही फोर्स लगाएगी जितना उसका वेट है। उसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, जो कि किस डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन पे। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर रोड हमारी सीधी होती तो नॉर्मल रिएक्शन एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे लगता, लेकिन हमारा यहाँ पर जो सरफेस है वो थीटा एंगल पर है, इसी वजह से जो लगने वाला जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो भी थीटा एंगल से टिल्ट हो जाएगा, राइट। ओके, तो ये हमारा हो गया नॉर्मल रिएक्शन n विच इज़ एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब हमने बोला क्या है, ध्यान से सुनो कि जो नॉर्मल n है ना इसको हमने इसके दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया है। अब दो कंपोनेंट में डिवाइड करना या रिजॉल्व करने का मतलब क्या है, बिकॉज देखो जो वेट mg है ना उसको बैलेंस करने के लिए हमें एक ऐसा फोर्स चाहिए जो उसके एकदम अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ हो, लेकिन जो नॉर्मल है वो एग्जैक्टली ऊपर के डायरेक्शन में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल n को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे, n cos थीटा एंड n sin थीटा। तो यहाँ से मैं इसको कुछ इस तरीके से डिवाइड कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा n cos थीटा और इसके इधर साइड को हम क्या बोल देंगे, n sin थीटा, ठीक है। तो ये इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो एक वेक्टर के यहाँ पर दो कंपोनेंट हो गए, अलोंग वर्टिकल एंड अलोंग हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल कंपोनेंट मिल गया n cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल गया n sin थीटा, ठीक है। इसके बाद हमने बोला कि अब जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो मूव करने के लिए डेफिनेट सी बात है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तभी तो टर्न ले पाएगा। तो अब उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कहाँ पर लगेगा, रोड और टायर के बीच में लगेगा। तो ये मान लेते हैं कि हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, Fs। अच्छा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर नीचे के डायरेक्शन पे लगेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारी जो व्हीकल हो वो स्किड ऑफ होके बाहर जाए। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगा, उसे नीचे की तरफ पुल करके रखेगा। अब यहाँ पर देखो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना तो ये पूरी तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन में है ना तो ये पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसके दो कंपोनेंट में इसे रिजॉल्व कर लेते हैं। तो देखो एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, राइट, एक कंपोनेंट ये हो गया जिसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट होगा जो नीचे के डायरेक्शन पे होगा, इसे हम बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, तो अब यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, दिस इज एंगल थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो क्या होगा, इधर वाली साइड को हम क्या बोल देंगे, वी कॉल Fs cos थीटा, और ये वाली जो साइड है इसे हम क्या बोल देंगे, Fs sin थीटा।
ठीक है। तो इस तरीके से देखो हमने नॉर्मल रिएक्शन के भी दो कंपोनेंट देख लिए और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के भी दो कंपोनेंट देख लिए। अब ओवरऑल आप देख पा रहे हो कि जो वर्टिकल कंपोनेंट एन कॉस थीटा, एफ साइन थीटा और एम जी, ये सारे के सारे क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट। वहीं अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हमारे पास क्या क्या है, एन साइन थीटा एंड एफ एस कॉस थीटा। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो हमेशा वेट को बैलेंस करता है और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम आगे डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हमने बोला वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, सबसे पहला वेट mg लग रहा है नीचे की तरफ, और उसके बाद क्या है देखो, उसके बाद आप देख पा रहे हो डायग्राम में जो एफ एस साइन थीटा है वो भी किधर की तरफ है, नीचे की तरफ। तो ये हो जाएगा एफ एस साइन थीटा, ओके। और उसके बाद जो अपवर्ड डायरेक्शन में वो क्या है, नॉर्मल, विच इज़ इक्वल टू एन कॉस थीटा। तो ये हमारे वर्टिकल कंपोनेंट के फोर्सेज हो गए। उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के फोर्सेज देख लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में दो फोर्सेज है, एन साइन थीटा एंड एफ एस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा एन साइन थीटा और दूसरा क्या है, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। देयरफॉर द वर्टिकल कंपोनेंट कौन कौन से वर्टिकल कंपोनेंट है, एन कॉस थीटा एंड एफ एस साइन थीटा बैलेंसेस वेट mg, ठीक है। तो ये दोनों कंपोनेंट क्या करेंगे, वेट को बैलेंस करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो दोनों कंपोनेंट का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। सो देयरफॉर हम इक्वेशन लिखेंगे n cos थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू mg। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दूसरा क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कौन कौन से हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एन साइन थीटा एंड एफ एस कॉस थीटा। ये दोनों मिलके क्या प्रोवाइड करेंगे, विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये दोनों मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे, ओके। तो विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब अगर देखोगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों सेम डायरेक्शन पे हैं, तो इन्हें हम ऐड करके लिखेंगे। सो देयरफॉर वी कैन राइट एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। बस हमें ये दो इक्वेशन मिल गए, इन्हीं दोनों इक्वेशन को आगे हम सॉल्व करेंगे और इसी से हम अपना फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। So therefore I will write dividing equation 2 by 1। इक्वेशन 2 को 1 से हम पहले डिवाइड करते हैं। तो देखो इक्वेशन 2 हमारा क्या है, साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। और जो हमारा पहला इक्वेशन है उसको हम यहाँ पर उससे डिवाइड कर लेते हैं। देखो पहला इक्वेशन क्या है, दैट इज़ एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा और इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, एम जी, ठीक है। अब देखो यहाँ से एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसल। तो अगर एम से एम कैंसल हो गया तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को ना एन कॉस थीटा से डिवाइड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। जैसे पहले मैंने इक्वेशन लिखा एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, इस पूरे इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, एन कॉस थीटा से डिवाइड कर देता हूँ। तो एन कॉस थीटा से मैंने डिवाइड कर दिया, अपॉन उसके बाद ध्यान से सुनना, और फिर यहाँ पर क्या दिया है, अपॉन में आ जाएगा एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा, और वापस से इस इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, एन कॉस थीटा से डिवाइड। तो देखो अगर मैंने एन कॉस थीटा से इसको डिवाइड किया है, तो अगर मैं ये एन कॉस थीटा को कैंसिल भी कर दूँ तो इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने एन कॉस थीटा से इसलिए डिवाइड किया ताकि हम इसे आगे और सिंप्लीफाई कर सकें। अब देखो अब हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं। तो जैसे मैं स्प्लिट करूँगा तो क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा प्लस
ये हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा, राइट। अपॉन में ये क्या आ जाएगा, देखो अपॉन में इसको भी नीचे भी स्प्लिट कर लेता हूँ, तो मैं इसको लिखता हूँ एन कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको स्प्लिट कर लिया और इसकी वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब देखो यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, एन से एन कैंसिल, यहाँ पर एन कॉस थीटा कैंसिल, उसके बाद यहाँ पर कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, राइट। अब कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या बचा है उसको हम लिख लेते हैं। सो देयरफॉर आई कैन राइट, देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई कैन राइट दिस इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस, उसके बाद यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास एफ एस बाई एन, राइट, अपॉन, उसके बाद ये तो पूरा कैंसिल हो गया तो इसे बोलेंगे वन माइनस, और यहाँ पर एफ एस बाई एन हो जाएगा, और साइन अपॉन कॉस को हम यहाँ पर क्या बोल देंगे, टेन थीटा, विच इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब इसको देखो हम फर्दर सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं। नाउ सिंस यहाँ पर अब आपको एक बात याद रखनी है, सिंस जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है दैट इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो देयरफॉर यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एस बाई एन इज इक्वल टू म्यू एस, यानी कि जो एफ एस बाई एन है उसकी जगह पर मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, म्यू एस लिख सकता हूँ, और म्यू एस को क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुटअप करते हैं, तो देयरफॉर वी कैन राइट therefore tan theta plus mu s upon 1 minus mu s tan theta which is equal to v square upon rg। सो अब हम फाइनली क्या कर सकते हैं, अगर मुझे v स्क्वायर निकालना है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो इसको ऐसा लिख लेता हूँ पहले, और v स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। यहाँ पर मैंने कुछ अलग नहीं किया है, जस्ट मैंने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया है। देयरफॉर आई कैन राइट वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, इधर आ जाएगा, और ये पूरे टर्म को हम किस में लिख लेंगे, ब्रैकेट में। तो क्या हो जाएगा, टैन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा, ठीक है। अब मुझे तो v स्क्वायर नहीं, मुझे तो v चाहिए, तो जैसे मैं इसको v लिखूंगा तो इधर साइड में क्या आ जाएगा, रूट, तो इसको कॉमन एक रूट ले लेते हैं, और ये हो जाएगा आर जी इन द ब्रैकेट टैन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। सो दिस इज द मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड रिक्वायर्ड टू मूव अ व्हीकल इन अ कर्व्ड बैंक्ड रोड। तो अब देखो जिस तरीके से हमने अपर स्पीड लिमिट को सॉल्व किया है, ठीक उसी तरीके से हमें लोअर स्पीड लिमिट को भी सॉल्व करना है। तो इसका जो आप इक्वेशन देख रहे हो ना, ये जो आपको इक्वेशन मिल रहा है, इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऑलमोस्ट वही इक्वेशन है, खाली वहाँ पर टैन थीटा प्लस म्यू एस था, और यहाँ पर क्या है, टैन थीटा माइनस म्यू एस, वहाँ पर 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा था, यहाँ पर 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, देखो कंसिडरेशन पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये कंसिडरेशन पॉइंट अगर हमारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन में दोनों चीज़ पूछी हुई है, अपर स्पीड लिमिट और लोअर स्पीड लिमिट, तो वापस से फिर आपको ये कंसिडरेशन पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इंडिविजुअल ही पूछा है कि आप लोअर स्पीड लिमिट को डिराइव करो या अपर स्पीड लिमिट को डिराइव करो, तो फिर आपको कंसिडरेशन पॉइंट बताने होंगे। तो अब इस डायग्राम को ध्यान से देखना है कि लोअर स्पीड लिमिट में बेसिकली क्या हो रहा है। तो देखो जैसे कि मैंने बोला वेट एम जी, इसमें भी किधर एक्ट होगा, वेट एम जी ऑलवेज एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये हमारा क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। हमने बोला वेट एम जी को बैलेंस करने के लिए हमें एक एग्जैक्टली उसके ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, तो हमें इनको इसके दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे, दिस इज एन कॉस थीटा, और ये क्या बन जाएगा हमारा एन साइन थीटा, तो ये हो जाएगा एन साइन थीटा, राइट। अब उसके बाद देखो यहाँ पर अब सिंस हमें क्या करना है, लोअर स्पीड को मेंटेन करना है, मतलब हम नहीं चाहते कि हमारा जो व्हीकल है वो नीचे फिसल के आए, तो इसके लिए हमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई करना पड़ेगा वो किस डायरेक्शन पे अप्लाई होगा, ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एफ एस, यानी कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये व्हीकल को ऊपर की तरफ खींच के रखेगा, जिसकी वजह से वो स्लिप होकर नीचे नहीं आएगा। लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो एफ एस है ना तो ये वर्टिकल डायरेक्शन पे है ना तो ये हॉरिजॉन्टल, और हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इसके दो कंपोनेंट में डिवाइड करना होगा। तो मैं इसे कुछ ऐसा डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये वाला जो है इधर को मैं लिख लेता हूँ, ये थीटा है,
और इस अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा हमारा एफ एस कॉस थीटा, और इधर वाला जो कंपोनेंट बनेगा इस कंपोनेंट को हम यहाँ पर क्या बोल देंगे, दिस विल बी एफ एस साइन थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो हमने फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को भी दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया। अब अगर आप अपर स्पीड लिमिट और लोअर स्पीड लिमिट के डायग्राम को कंपैरिजन करोगे तो वहाँ पर आपको क्या मिला था कि जो हमारा एन कॉस थीटा था वो तो ऊपर के डायरेक्शन में था, लेकिन एफ एस साइन थीटा नीचे के डायरेक्शन में था, राइट। उसी तरीके से जब हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखा था तो एन साइन थीटा और एफ एस कॉस थीटा दोनों एक डायरेक्शन में थे, अब ये दोनों दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो बस इतना ही चेंज होगा। तो इतना चेंज करने की वजह से होगा क्या, देखो बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चेंज करना है इसमें, तो आप आसानी से लोअर स्पीड लिमिट को भी डिफाइन कर सकते हो। अब हमें यहाँ पर पता है कि सबसे ऊपर के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसे हमने क्या बोला, एन कॉस थीटा। वेट एम जी तो वैसे भी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट होगा। ओके, अब उसके बाद देखो ऊपर के डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा है जिसे आप बोल रहे हो एफ एस साइन थीटा। ठीक है, दिख रहा है, यानी कि एफ एस साइन थीटा और एन कॉस थीटा ये दोनों क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन पे लगने वाले फोर्स हैं, और ये दोनों मिलकर वेट एम जी को बैलेंस करेंगे। उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो देखो क्या है, एन साइन थीटा, तो इधर की तरफ है एन साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में हमें क्या मिल गया, एफ एस कॉस थीटा। तो अब ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एन साइन थीटा एफ एस कॉस थीटा, ये दोनों मिलके हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। बस इतना ही चेंज है यहाँ पर। तो चलिए फिर इस डेरिवेशन को हम आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द वर्टिकल कंपोनेंट, वापस वही बात है कि जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है, कौन कौन सा वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट एन कॉस थीटा एंड एफ एस साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट एन कॉस थीटा एंड एफ एस साइन थीटा बैलेंसेस, इनका काम क्या है, बैलेंसेस वेट एम जी। ठीक है, तो ये वेट एम जी को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब अगर आप इसको अपर स्पीड लिमिट से कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर बीच में क्या था, माइनस, क्योंकि एन कॉस थीटा और एफ एस साइन थीटा का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट था। तो देखो जब भी आप डेरिवेशन को सॉल्व करते हो ना तो आपको एक पैटर्न ढूंढना होता है जिसकी वजह से हमारे डेरिवेशन काफ़ी आसान हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखते हैं, एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब जो हमारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं, देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में है एन साइन थीटा एंड एफ एस कॉस थीटा, ये दोनों मिलके क्या प्रोवाइड करेंगे, विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। देयरफॉर मैं इसको लिख सकता हूँ, अब ध्यान सुनो क्या लिखेंगे हम इसको, एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोनों इक्वेशन को लिख लिया। अब हमें वही करना है जो हमने पिछले डेरिवेशन में काम किया था, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1। सो देयरफॉर डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, तो इक्वेशन 2 क्या है, हम लिख देते हैं, दैट इज एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और जो हमारा पहला इक्वेशन है वो क्या है, देखो एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, अपॉन एम जी। ठीक है, तो एम से एम हो गया कैंसल। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं बाई एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा, और इसको हमें क्या करना है, डिवाइड बाई करना है, तो डिवाइड बाई लिख देंगे एन कॉस थीटा, और अपॉन वापस यहाँ पर क्या दिखा है, एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा, और वापस इसको हम क्या करेंगे, एन कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। ऐसा करने से होगा क्या कि अगर मैं एन कॉस थीटा को कैंसिल भी कर दूं तो इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
विच इज़ इक्वल टू, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब हम क्या करते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं। तो जैसे मैं स्प्लिट करूँगा तो ये क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर आई कैन राइट एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा। तो स्प्लिट कर दिया, उसी तरीके से नीचे भी हमें स्प्लिट करना है, ठीक है। तो नीचे स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा अपॉन, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन कॉस थीटा, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब इसके बाद देखो जो चीज़ें कैंसिल हो रही है उसे हम कैंसिल कर देते हैं। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एन से एन कैंसिल, एन कॉस थीटा कैंसिल, यहाँ से कॉस थीटा कैंसिल। तो कैंसिलेशन करने के बाद देखो फिर हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, देयरफॉर हमें जो इक्वेशन मिल रहा है दैट इज़, देखो साइन अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये टेन थीटा माइनस यहाँ पर क्या बच रहा है, एफ एस बाई एन अपॉन, अब यहाँ पर देखो एन कॉस थीटा कैंसिल तो ये वन हो जाएगा, प्लस एफ एस बाई एन को एफ एस बाई एन रखते हैं और साइन अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा विच इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो एग्जैक्टली वही सेम स्टेप्स है जो हमने पहले किए हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, खाली फोर्सेस के डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से इक्वेशन में खाली प्लस माइनस का सिंबल चेंज हुआ है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंस हमें पता है कि जो एफ एस बाई एन है इट इज़ इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। देयरफॉर ये इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, देखो, देयरफॉर आई कैन राइट टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन वन प्लस म्यू एस टेन थीटा विच इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक। अब हम इसे क्या करते हैं, इसको मैं रीअरेंज करके लिख देता हूँ, और यू कैन राइट वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन वन प्लस म्यू एस टेन थीटा। डन। अब यहाँ पर देखो हमें फाइंड क्या करना है, हमें तो v चाहिए, तो मैं इसको लिखता हूँ वी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये आर जी इधर आ जाएगा और इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। सो आई कैन राइट टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन वन प्लस म्यू एस टेन थीटा, ठीक है। अब हम यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, तो v इज़ इक्वल टू रूट ऑफ, और ये पूरे में कॉमन रूट रख लेते हैं, तो आर जी, और ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन वन प्लस म्यू एस टेन थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या फाइंड कर लिया, मिनिमम सेफ्टी स्पीड रिक्वायर्ड फॉर अ व्हीकल टू टेक टर्न ऑन अ कर्व्ड बैंक रोड। तो अब देखो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ऑप्टिमम स्पीड। ऑप्टिमम स्पीड का मतलब होता है बेस्ट स्पीड टू डिराइव अ व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड, क्योंकि अभी जो हमने स्पीड कैलकुलेट की है वो मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड मेंटेन करने के लिए कैलकुलेट की है, लेकिन अब हमें वो स्पीड चाहिए जिस स्पीड की वजह से ना तो हम स्लिप होकर नीचे आएंगे ना तो हम स्किड ऑफ होंगे, तो उस स्पीड को हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं मान लेता हूँ कंडीशन है कि इफ़ म्यू एस इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़ीरो हो जाए देन देखो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, देन वी कैन राइट v इज इक्वल टू रूट ऑफ, अच्छा ये जो म्यू एस इज इक्वल टू ज़ीरो हमने लिया है ये आप चाहिए तो मैक्सिमम स्पीड के फॉर्मूले में भी अप्लाई करके देख सकते हो या मिनिमम, दोनों से आंसर क्या मिलेगा, सेम। जैसे मैं यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या मिला था, आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन वन माइनस म्यू एस टेन थीटा। अब देखो मैंने मैक्सिमम और मिनिमम दोनों स्पीड यहाँ पर लिखी हुई है, दोनों में आप म्यू एस की वैल्यू को पुट करके देखोगे तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, आर जी टेन थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा, आर जी टेन थीटा, ठीक है। क्यों आर जी टेन थीटा मिलेगा, क्योंकि हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर देखो म्यू एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो, तो बचेगा टेन थीटा, और नीचे यहाँ पर भी म्यू एस ज़ीरो हो जाएगा तो म्यू एस इंटू टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो, तो ऊपर सिर्फ क्या बचेगा, टेन थीटा, और सिमिलरली अगर इसमें भी आप अप्लाई करोगे तो यही वैल्यू आपको मिलेगी। अब ये जो हमें स्पीड मिली है इस स्पीड को हम कहते हैं बेस्ट स्पीड टू डिराइव अ व्हीकल ऑन अ कर्व्ड बैंक रोड, या इसी का दूसरा नाम है ऑप्टिमम स्पीड। अब इसी फॉर्मूले के हेल्प से हम एंगल ऑफ बैंकिंग का भी फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। सो देयरफॉर फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग, देयरफॉर फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग मतलब क्या, थीटा।
तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन v इज इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं, ये क्या है, रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। अब इसको मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू आर जी टेन थीटा। सो देयरफॉर मैं इसे लिख सकता हूँ टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, अब इनसे आगे और सॉल्व कर लेते हैं। सो देयरफॉर आई कैन राइट थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो देखो ये जो हमें इक्वेशन मिल गया, दिस इज द इक्वेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग, क्योंकि थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, एंगल ऑफ बैंकिंग को, और एंगल ऑफ बैंकिंग का हमें फॉर्मूला मिल गया। तो एग्जाम में वो कभी पूछते हैं कि स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच द एंगल ऑफ बैंकिंग डिपेंड्स, कि एंगल ऑफ बैंकिंग किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे फॉर्मूले में जो क्वांटिटी गिवन है वो कौन कौन सी हैं, v दिया है, r दिया है और g दिया है। तो आप बोलोगे जो एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा है, इट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी, इट डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द रोड एंड इट डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और याद रखना है कि एंगल ऑफ बैंकिंग मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो इसके बाद जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू कॉनिकल पेंडुलम। तो चलिए देखते हैं क्या है कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में कॉनिकल पेंडुलम गिवन है और चैप्टर नंबर 5 में सिंपल पेंडुलम गिवन है। और ये दोनों टॉपिक्स में से पेंडुलम के ऊपर जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल और सिंपल पेंडुलम। तो टाइम पीरियड का डेरिवेशन डिराइव करने से पहले हमें ये समझना होगा कि कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है। तो देखो कॉनिकल पेंडुलम को समझने के लिए बस आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि मान लो कि आपके पास कोई एक धागा हो या वायर हो और उस धागे में आपने क्या कर दिया, एक पत्थर को कुछ इस तरीके से बांध दिया। तो अब ये जो आपका धागा है इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग। ठीक है, और ये जो आपने पत्थर जो इसमें बांधा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, अब दिस इज़ कॉल्ड बॉब। ठीक है, तो बॉब और स्ट्रिंग का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पेंडुलम कहते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि कॉनिकल पेंडुलम इज़ अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, जिसमें जो बॉब होता है इट डिस्क्राइब्स अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, यानी जब ये बॉब घूमेगा तो बेसिकली ये क्या करेगा, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाएगा। और जो इसकी स्ट्रिंग है तो ये क्या डिस्क्राइब करेगी, कोन डिस्क्राइब करेगी, यानी ये कोन बनाएगी कुछ इस तरीके से। जब ये बॉब यहाँ से मूव करके मान लो यहाँ पर आ गया, तो अब जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, एक यहाँ पर देखो कोन बन रहा है, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख पा रहे हो। तो थीटा एंगल बन रहा है, मतलब कि जो हमारी स्ट्रिंग है पहले इस पोजीशन पे थी, अब वो स्ट्रिंग मूव करके इस पोजीशन पे आ चुकी है। तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा। ओके, तो अब अगर हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करना है तो इसके लिए हमें पहले कुछ कंसिडरेशन पॉइंट्स लिखने होंगे। तो कंसिडरेशन पॉइंट में हमने देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कंसिडर अ बॉब ऑफ मास m एंड द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L टू फॉर्म अ पेंडुलम। तो एक सिंपल पेंडुलम बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक बॉब चाहिए जो देखो यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, और एक क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए। और स्ट्रिंग प्लस बॉब के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बन जाएगा, पेंडुलम। और जब हम इसे फोर्स अप्लाई कर देंगे तो ये घूमने लगेगा, और जब ये घूमेगा तो बेसिकली इसी को हम क्या बोल देंगे, कॉनिकल पेंडुलम। तो अब हम अपने रियल डायग्राम पे आते हैं। देखो इसको मैं मान लेता हूँ ये सर्कल जो परफॉर्म करेगा उसका सेंटर पॉइंट O है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस क्या हो जाएगा, R। ठीक है, ओके। अब ये मान लो बॉब यहाँ पर आ गया। अब जब ये यहाँ पर आएगा तो आपको पता है कि बॉब का जो वेट होगा वो हमेशा किधर एक्ट होगा, वेट हमेशा एक्ट होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो नीचे के डायरेक्शन में इसका वेट एक्ट होगा। अच्छा, इसके पहले हमने पढ़ा है रोड से रिलेटेड कि वेट mg अगर हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा तो एग्जैक्टली उसके ऊपर भी एक फोर्स एक्ट होना चाहिए जो उसको क्या कर सके, बैलेंस कर सके। अब देखो ये जो हमारा स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में खिंचाव प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी तनाव प्रोड्यूस होगा, और उस खिंचाव या तनाव को हम क्या कहते हैं, टेंशन T कहते हैं। अब ये किस वजह से होगा, आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आपने वायर में या धागे में एक पत्थर को बांधा हुआ है तो वो धागा टाइट हो जाएगा। तो टाइट होने का मतलब ही क्या है कि उसमें क्या क्रिएट हो चुका है, टेंशन क्रिएट हो चुका है। तो देखो टेंशन का फिलहाल डायरेक्शन ये है। अब जैसे कि मैंने बोला वेट mg को बैलेंस करने के लिए हमें एग्जैक्टली उसके अपोजिट में एक फोर्स चाहिए है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास फोर्स नहीं है। तो ये जो टेंशन T है ये भी तो एक टाइप का फोर्स ही है। इसको हम इसके दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। तो एक कंपोनेंट ये हो जाएगा जिसे हम क्या बोल देंगे, T cos थीटा। अच्छा, इसे T cos थीटा क्यों ले रहे हैं,
बिकॉज अगर आप देखोगे तो ये जो वेट mg के साथ ये लाइन थीटा एंगल बना रही है, तो ये भी क्या बनाएगी, थीटा एंगल बनाएगी। और आपको पता है कि जिधर थीटा एंगल फॉर्म होता है उधर हम कॉस फंक्शन लेते हैं और उसके अपोजिट साइड में हम क्या लेते हैं, साइन फंक्शन लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। तो अब देखो हमने क्या कर दिया, टेंशन टी को दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर लिया। वेट mg इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड टेंशन टी जो है वो वर्टिकली अपवर्ड एक्ट नहीं हो रहा था, तो हमने इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। वन इज टी कॉस थीटा एंड द अदर इज टी साइन थीटा। तो सबसे पहले अब हम फोर्सेस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स एक्ट हो रहा है बॉब पर, वो कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं। तो जैसे कि ऑलरेडी हमने डायग्राम में डिस्कस किया है, वेट mg एक्ट हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड एंड फोर्स ड्यू टू टेंशन इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब हम इस टेंशन को हम क्या करते हैं, इसके दो कंपोनेंट में हमने इसे रिजॉल्व कर लिया। तो एक कंपोनेंट हो गया विच इज कॉल्ड टी कॉस थीटा, और ये टी कॉस थीटा कहाँ एक्ट हो रहा है, वर्टिकली अपवर्ड, एंड टी साइन थीटा अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल। इन्हीं दो कंपोनेंट का अब हम यूज़ करते हुए आगे अपने टाइम पीरियड के फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। और यहाँ पर आपका बस था बॉब, वेट mg किधर की तरफ एक्ट हो रहा था, नीचे की तरफ, तो हमने वेट mg लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि जो टेंशन टी कॉस थीटा है वो किधर की तरफ है, ये, तो ये हो जाएगा टेंशन टी कॉस थीटा, और इसके इस तरफ क्या लग रहा है, टेंशन टी साइन थीटा। तो अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो वहाँ पर दो डायग्राम्स गिवन है। एक डायग्राम है विच इज़ रिलेटेड टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड द अदर डायग्राम इज रिलेटेड टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल दोनों से भी आप आंसर सॉल्व करोगे तो आपको आंसर सेम आएगा, लेकिन इसमें डिफरेंस कहाँ पर आता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा मोशन परफॉर्म कर रहा है जो कॉनिकल पेंडुलम के जैसे हमें दिखाई दे रहा है, तो जब हम उसे बाहर से देखेंगे तो हमारे लिए वो क्या होगा, हमारे लिए वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, क्योंकि जिस तरीके से वो मोशन परफॉर्म कर रहा है उसमें हमें बस यही समझ में आ रहा है कि वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। और आपको पता है कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर आप इमेजिन करो कि आप उसी में बैठे हुए हो, तो फिर आप देखोगे कि जब वो घूमेगा तो आपके ऊपर एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा विच इज़ कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब बाहर की तरफ फोर्स लगेगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, और इसे आप यहाँ पर लिख लोगे mr², ठीक है। तो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और आपको पता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। तो या आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करो या आप इसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करो, दोनों से आंसर सेम आएगा। बस एक ही बात आपको याद रखनी है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम सेंट्रीपिटल फोर्स को काउंट करेंगे और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने फोर्सेस को लिख लिया है। अब इन्हीं फोर्सेस के हेल्प से हम आगे का डेरिवेशन डिराइव करेंगे। तो देखो, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि जो वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर क्या है, टी कॉस थीटा एंड mg, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, टी साइन थीटा mr², ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट का काम होता है वेट को बैलेंस करना, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का काम क्या होता है, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करना। तो चलो हम लिख लेते हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट कि जो कंपोनेंट टी कॉस थीटा है, द component t cos theta balances weight mg। t cos theta क्या कर रहा है, वेट mg को बैलेंस कर रहा है। सो देयरफॉर वी कैन राइट इक्वेशन t cos theta इज इक्वल टू mg। ये हमारा हो जाएगा पहला इक्वेशन, ठीक है। एंड द component t sin theta and the component t sin theta provides necessary centripetal force। क्या प्रोवाइड करेगा, necessary centripetal force, ठीक है। so therefore I can write t sin theta is equal to, now this centripetal force या centrifugal force का मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या होता है, mr²। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। बस हमें दो इक्वेशन मिल गए, अब हम इन्हीं दोनों इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे। सो देयरफॉर आई कैन राइट डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1। तो देखो सेकंड इक्वेशन क्या है, 2 इक्वेशन हमारा है टी साइन थीटा
इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, राइट। और उसके बाद अपॉन क्या आ जाएगा, टी कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू एम जी। डन। अब यहाँ से देखो m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, t से t भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो देयरफॉर अब हमें यहाँ पर क्या इक्वेशन मिल रहा है, देयरफॉर वी कैन राइट दैट देयरफॉर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है। नाउ अब हमें करना क्या है, अब ध्यान से आपको देखना है वो डायग्राम वापस से, और इसमें हमें साइन थीटा अप्लाई करना है। तो ये जो हमारा पेंडुलम है, इस पेंडुलम में मान लेते हैं ये जो पॉइंट है ये क्या है, ए है, ये पॉइंट ओ है, और ये पॉइंट क्या है, बी है। अगर इस ट्राइंगल में हम साइन थीटा अप्लाई करें तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये अपोजिट साइड है और ये हाइपोटेन्यूज साइड है। अच्छा, हाइपोटेन्यूज जो साइड होगी उसका जो टोटल लेंथ है वो क्या है, एल, और ये जो अपोजिट साइड है इसकी लेंथ कितनी है, आर। तो देयरफॉर साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी आर बाई एल। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, देयरफॉर फ्रॉम फिगर वी कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल टू आर बाई एल। तो अगर हमने साइन थीटा की वैल्यू आर बाई एल लिख ली, देयरफॉर ये जो हमारा इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, साइन थीटा की जगह पे मैं लिखता हूँ आर बाई एल, और अपॉन क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। सो देयरफॉर इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, आर अपॉन एल कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी। यहाँ से देखो आर से आर क्या हो गया, कैंसल जी। अब हम इसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, देयरफॉर आई कैन राइट जी अपॉन एल कॉस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अब आपको पता है कि अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा, और इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ओमेगा। अब आपको पता होगा कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है। तो सिंस जो ओमेगा होता है, सिंस ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π/t, क्योंकि हमें क्या एक्सप्रेशन डिराइव करना था, हमें टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन डिराइव करना था। और ये जो फिलहाल हमें फॉर्मूला मिला है ये किसका मिला है, एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला मिला है। और हमें पता है कि एंगुलर स्पीड ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2π/t। तो हम ओमेगा की जगह पर क्या पुटअप कर देंगे, 2π/t पुटअप कर देंगे। सो देयरफॉर आई कैन राइट रूट ऑफ जी बाई एल कॉस थीटा इज इक्वल टू 2π/t। अब जैसे मैंने 2π/t रखा, अब आपको t निकालना है तो आप क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब है कि इसका आंसर क्या आएगा, देखो देयरफॉर आई कैन राइट t इज इक्वल टू 2π अपॉन रूट ऑफ g अपॉन एल कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो ये जो आपका एल कॉस थीटा ये कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म, और फोर्थ कहाँ जाएगा, फर्स्ट के साथ। सो देयरफॉर फाइनल इक्वेशन जो हमारा बनेगा दैट कैन बी रिटन एज t इज इक्वल टू 2π रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम। तो इस तरीके से हमने टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। एक बार शुरुआत से वापस से देख लेते हैं हमने किया क्या है, फिर उसका टाइम पीरियड का डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। तो इस टॉपिक कॉनिकल पेंडुलम में सबसे पहले हमने क्या देखा है, वी हैव सीन कि कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है। तो कॉनिकल पेंडुलम एक बहुत ही सिंपल सा पेंडुलम है जिसमें जो बॉब होता है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल को डिस्क्राइब करता है, और जो स्ट्रिंग होती है वो कोन बनाती है, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड कॉनिकल पेंडुलम। तो कंसिडरेशन पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले हमने एक कंसिडर क्या किया, बॉब जिसका मास है स्मॉल m, और उस बॉब जो है वो एक स्ट्रिंग के साथ अटैच है जिसका लेंथ क्या है l, और ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा पेंडुलम। फिर हमने देखा कि जो बॉब है जब हमारा इस पोजीशन से इस पोजीशन पे मूव करके जाएगा तो उसके ऊपर क्या क्या फोर्स एक्ट हो रहे हैं। तो हमने बोला वेट mg विच इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड फोर्स ड्यू टू टेंशन विच इज़ एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। फिर हमें क्या करना था, हमें mg को बैलेंस करने के लिए एक अपवर्ड फोर्स चाहिए था। तो इसके लिए हमने किया क्या है कि t को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। एक बन गया हमारा t cos थीटा और दूसरा क्या बन गया t sin थीटा। तो t cos थीटा बेसिकली एक वर्टिकल कंपोनेंट है और t sin थीटा क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और आपको हमेशा याद रखना है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है
वो वेट को बैलेंस करता है, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है ताकि वो क्या कर सके, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सके। फिर यहाँ पर हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया और इन्हीं फोर्सेस के मेथड से हम आगे का फॉर्मूला डिराइव करने वाले थे। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि जो कंपोनेंट टी कॉस थीटा है वो वेट को बैलेंस कर रहा है, तो टी कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई mg, और कंपोनेंट टी साइन थीटा जो है एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और जैसे कि मैंने बोला ये क्या प्रोवाइड करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर हमने दो इक्वेशन फॉर्म कर लिए। उसके बाद हमें सिंपली करना क्या है, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1। ऐसा करने से हमें ये इक्वेशन मिल गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी। फिर हमने यहाँ पर किया क्या कि डायग्राम का यूज़ करते हुए साइन थीटा का फॉर्मूला डिराइव कर लिया विच इज़ r/l, और इसी साइन थीटा की जगह पर हमने r/l की वैल्यू को पुटअप कर दिया, और इसको फिर हमें आगे सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा कि जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है दैट इज़ g/l cos थीटा। और अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो डेफिनेटली यहाँ रूट आ जाएगा, तो रूट लगने से हमें यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि सिर्फ हम टाइम पीरियड के फॉर्मूले को नहीं डिराइव कर रहे हैं, साथ ही साथ में अगर कोई एग्जाम में उसने एंगुलर स्पीड भी पूछ लिया तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तक अगर आपने डिराइव कर लिया तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगुलर स्पीड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम। और बाई चांस यहीं पर मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, बाई चांस कभी उसने पूछ लिया डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर लीनियर स्पीड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम, तो आपको पता होगा बट वी नो दैट कि v क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहाँ पर फिर आप क्या करोगे, ओमेगा की जगह पर क्या रख दोगे, v ओमेगा की जगह पर आप रखोगे ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर, और फिर यहाँ से इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए आप लीनियर वेलोसिटी का भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें ओमेगा मिल गया और हमें पता है ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज़ नथिंग बट 2π/t। तो यहाँ से हमने ओमेगा की जगह पर ओमेगा की वैल्यू रख दी 2π/t, और फिर इसे सॉल्व करते वक्त अपने को फाइनल आंसर मिल गया t इज इक्वल टू 2π√l cos थीटा बाई जी। तो देयरफॉर टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द टाइम टेकन बाई द बॉब to complete one horizontal circle is called time period of conical pendulum। ठीक है, तो ये हमने टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम का डेफिनेशन लिख दिया। ओके, अब इसमें एक और बात मैं ऐड कर देता हूँ, दैट इज़ अगर अपने को फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला चाहिए तो हम क्या करेंगे। तो देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं। फ्रीक्वेंसी हमेशा बहुत आसान होता है, अगर आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला है तो फिर आप फ्रीक्वेंसी का बहुत आसानी से निकाल सकते हो। सिंस वी नो दैट कि जो फ्रीक्वेंसी होती है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, तो जो भी आपका टाइम का फॉर्मूला है इसको जस्ट आपको क्या कर देना, उल्टा कर देना है, तो वो आपका किसका फॉर्मूला बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी का। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2π√of g/l cos थीटा। तो ये आपको जो फॉर्मूला मिला दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉनिकल पेंडुलम। आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉनिकल पेंडुलम का डेफिनेशन लिखना हो तो आप लिखोगे द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल कंप्लीटेड बाय द बॉब पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉनिकल पेंडुलम। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कि अगर हमारा व्हीकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो उससे रिलेटेड क्या क्या टर्म्स है जो हमें स्टडी करना है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। तो देखो दो टाइप के सर्कुलर मोशन हमने इस अभी तक देखा है, एक होता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और एक होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो पहले आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन क्या है और वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है तो हम उसे बोलेंगे दिस इज हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, और कोई ऑब्जेक्ट अगर इस तरीके से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो आई थिंक आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस है। तो इस टॉपिक वर्टिकल सर्कुलर मोशन को अच्छे से समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल सेटअप करके रखना होगा। तो इसको बेस्ट आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जाइंट व्हील। जैसे कि आपने देखा होगा जो मेला लगता है उसमें एक बहुत बड़ा झूला होता है जिसमें लोग झूलते हैं,
राइट। वो क्या करता है, रोटेट करता है। तो जब वो रोटेट करता है तो वो बेसिकली क्या परफॉर्म करता है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। तो हो सकता है आप उसमें बैठे हों या तो आपने उसे सामने से देखा होगा। तो उसी एग्जाम्पल को यहाँ पर हमें अपने दिमाग में रखते हुए आगे की चीज़ों को डिराइव करना है। तो अब देखो, जैसे कि यहाँ पर आप एक डायग्राम देख पा रहे हो, इस डायग्राम को मैंने वर्टिकल सर्कुलर मोशन के फॉर्म में बनाया हुआ है। आपको एक चीज़ नोटिस आपने की होगी, आपको पता होना चाहिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसके हर एक पॉइंट पर उसकी स्पीड क्या होती है, चेंज होती है, राइट। तो हम मान लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ए पॉइंट, एंड ए इज़ बेसिकली द हाईएस्ट पॉइंट। तो इसे हम हाईएस्ट पॉइंट भी कहते हैं या इसी को हम टॉप पॉइंट कहते हैं। और इस पॉइंट पर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कितनी है, v1, ठीक है। उसके बाद ये वाला हम पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं बॉटम पॉइंट, और इसे हम b से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और मान लेते हैं कि जब पार्टिकल यहाँ पर होगा या ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या है, v2। तो ठीक उसी तरीके से ये वाले पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, मिडवे पॉइंट। और मिडवे पॉइंट का मतलब यहाँ पर हम इसे मार्क कर लेते हैं विथ c, और इस पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या मान लेते हैं, v3। सो v1, v2 एंड v3 आर बेसिकली द वेलोसिटीज ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स एट a, b एंड c। अब यहाँ पर देखो, मिडवे पॉइंट आप इधर भी ले सकते हो, लेकिन हमने इधर लिया है ताकि हमारे लिए डेरिवेशन में काफ़ी आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकें। ओके, तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड ईजिएस्ट मेथड मैं आपको बताता हूँ। तो आपको इस तरह से डायग्राम को ड्रॉ करना है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि मान लो कि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पर हो, आपको पता है कि उसका जो वेट है वो हमेशा किधर एक्ट होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा। तो आपको याद रखना, वेट mg ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। और ये जो r है बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस ऑफ द सर्कल। o क्या है, उसका ऑरिजिन, ठीक है, o पॉइंट क्या हो गया, ऑरिजिन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन लिख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर लेट, मान लेते हैं कि जो हमारा a है, इस a को हमने क्या माना हुआ है, a इज़ द हाईएस्ट पोजीशन। सो जब भी पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाईएस्ट पोजीशन। तो इसे हम हाईएस्ट पोजीशन भी कह सकते हैं या हम इसे हाईएस्ट पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है। जो b है बेसिकली वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, b का मतलब हो गया लोवेस्ट पोजीशन। तो इसे आप लोवेस्ट पोजीशन कह सकते हैं या तो इसी को हम बोलेंगे लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद जो C पॉइंट है, तो C पॉइंट को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मिडवे पोजीशन। तो C इज़ द मिडवे पोजीशन और यू कैन से मिडवे पॉइंट। तो इस तरीके से हमने A, B और C को रिप्रेजेंट कर दिया। A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाईएस्ट पोजीशन, B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लोवेस्ट पोजीशन, और C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिडवे पोजीशन, या इसी को हम बोल सकते हैं मिडवे पॉइंट। नेक्स्ट, अब उसके बाद देखो यहाँ पर जो हमने वेलोसिटी v1 लिया है, v1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, v1 रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी एट पॉइंट a, ठीक है। तो v1 क्या है, वेलोसिटी एट पॉइंट a। उसी तरीके से v2 हमारा क्या हो जाएगा, v2 विल बी वेलोसिटी एट पॉइंट b, ठीक है। एंड सिमिलरली v3 क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एट पॉइंट C। अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है, आप चाहिए तो VA, VB और VC करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद जो बेसिकली आप यहाँ पर देख पा रहे हो, R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स द रेडियस ऑफ द सर्कल। R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। उसके बाद mg, तो आपको पता है mg क्या है, वेट। तो mg रिप्रेजेंट्स द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और अ बॉडी। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने कंसिडरेशन पॉइंट्स बता दिए। अब आगे की चीज़ें हम देखते हैं। इस डेरिवेशन में सबसे पहले हमें क्या बताना होगा कि ये जो हमारा स्ट्रिंग है, ये बेसिकली क्या है, स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन क्रिएट हो रहा है जब वो इस पोजीशन पर है या जब वो बॉटम पोजीशन पर है। तो सबसे पहले यहाँ पर टेंशन के डायरेक्शन को हम देख लेते हैं। तो देखो, जब ऑब्जेक्ट हमारा इस पॉइंट A पर होगा तो A पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो अभी भी किधर एक्ट होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वेट mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट हमारा हाईएस्ट पोजीशन पर आएगा तो इस स्ट्रिंग में जो भी टेंशन होगा वो किस डायरेक्शन पे होगा, नीचे की डायरेक्शन पे होगा, राइट। यानी कि टेंशन T1 और mg दोनों कहाँ एक्ट हो रहे होंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड। और आपको याद रखना है, अभी हम आगे प्रूव करेंगे कि टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज 0। जब ऑब्जेक्ट ऊपर होता है तो स्ट्रिंग में कोई टेंशन क्रिएट नहीं होता है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट
ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आएगा, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आएगा, तो इसमें जो टेंशन होगा वो किधर की तरफ एक्ट होगा, ऊपर की तरफ। और इस टेंशन को हम नाम क्या दे देते हैं, टी बी। और ये जो हमारा टेंशन है इसे नाम क्या दे देते हैं, टी ए। क्योंकि अगर आपने फील किया होगा कि आप एक धागा लो और एक पत्थर उसमें बांध दो और फिर उसको आप घुमाओ, तो जब आप घुमाओगे तो आप ये देखोगे कि जब वो पत्थर नीचे की तरफ आएगा तो वो धागे में खिंचाव होगा, तनाव होगा। लेकिन वही जब वो ऊपर की तरफ जाता है ना, तो जब वो टॉप पोजीशन पे पहुंचेगा तो स्ट्रिंग में कोई टेंशन फील नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कि ए पॉइंट पर टेंशन सबसे लोवेस्ट होता है, बी पॉइंट पर टेंशन सबसे ज़्यादा होता है और सी पॉइंट पर टेंशन जो होगा वो बी पॉइंट के हाफ होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर टेंशन के फॉर्मूले डिराइव करने हैं, तो चलो डिराइव करते हैं। तो इस डायग्राम को आपको ध्यान में रखना है। देयरफॉर टेंशन टी ए एंड वेट एम जी, टेंशन टी ए एंड वेट एम जी will provide the necessary centripetal force। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो वहां पर टेंशन टी ए और वेट एम जी विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एट पॉइंट ए। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर देख लो, हाईएस्ट पॉइंट पर टी ए और एम जी दोनों मिलकर क्या प्रोवाइड करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि टेंशन टी ए और वेट एम जी दोनों कहाँ है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन पे हैं। सो देयरफॉर वी कैन राइट देयरफॉर टी ए प्लस एम जी, टी ए प्लस एम जी इज इक्वल टू, अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सो देयरफॉर यहाँ से मैं इसे रीअरेंज कर दूँ तो टी ए का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, टी ए इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी। तो ये मुझे क्या मिल गया, दिस इज द टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट ए। अब इसी तरीके से हम टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट भी ढूंढ लेते हैं। सो देयरफॉर विल राइट टेंशन टी बी एंड वेट एम जी, टेंशन टी बी एंड वेट एम जी will provide necessary centripetal force, necessary centripetal force at point, अब ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा B। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना ये इस डायग्राम को, इस डायग्राम में देखो जब वो B पॉइंट पर पार्टिकल होगा तो यहाँ पर टेंशन TB और वेट mg दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे क्या है, ऑपोजिट है। तो अगर दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगा तो फिर हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, वी विल राइट देयरफॉर TB माइनस mg इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि हमने देखा कि टेंशन टी बी और वेट एम जी दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे क्या है, ऑपोजिट है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया माइनस। सो देयरफॉर इसे हम रीअरेंज कर लेते हैं। सो वी गेट टी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी। सो दिस इज द टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट बी। इस तरीके से हमने टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट ए निकाल लिया और टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट बी निकाल लिया। तो डिराइव करने के लिए अगर एग्जाम में पूछेगा कि फाइंड द टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट ए एंड बी, तो आपको इसी तरीके से, जिस तरह से मैंने आपको डिराइव कराया, आप इस तरीके से डिराइव कर सकते हो। टेंशन एट मिडवे पॉइंट का क्या होगा, तो आपको याद रखना है टेंशन एट मिडवे पॉइंट इज हाफ ऑफ द टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला डिराइव नहीं करना है। हो सकता है कि अगर इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आएगा तो वहां पर इस बात का आपको याद रखना है कि मिडवे पॉइंट पर जो भी टेंशन होगा वो लोवेस्ट पॉइंट का हाफ होगा। अब इसके बाद अब हमें सबसे मेन पॉइंट पर आना है, दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटीज एट हाईएस्ट पॉइंट, मिडवे पॉइंट एंड बॉटम पॉइंट। V1, V2 और V3 वेलोसिटी का हमें फॉर्मूला डिराइव करना है ताकि हम ये पता कर सके कि जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, लोवेस्ट पॉइंट पर होगा और मिडवे पॉइंट पर होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, राइट। तो अब मैं इसको बहुत आसान तरीके से आपको बताने वाला हूँ, तो आपको एक एक इक्वेशन याद रखना है और उससे हम बड़ी आसानी से इन वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लेंगे। सो देयरफॉर अब हम हेडिंग डालते हैं वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट ए। ठीक है, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट ए, और हमें पता है ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v1। ठीक है, तो चलो इसे हम ढूंढते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना है, टेंशन का इक्वेशन यूज करना है। सो देयरफॉर विल राइट फ्रॉम इक्वेशन ऑफ टेंशन
फ्रॉम इक्वेशन ऑफ टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट अपने को क्या इक्वेशन मिला था, दैट इज टी ए इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी। ठीक है, अब आपको यहाँ पर समझना है कि जो v वेलोसिटी है ना, तो जब हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो इसे हम किससे डिनोट करेंगे, v1 से, राइट। तो जैसे कि हमने ये प्रीवियस हमारे डेरिवेशंस थे, तो यहाँ पर हम इसे 1 लिख सकते हैं और यहाँ पर हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2, बिकॉज हमें पता है वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट को हमने v1 से रिप्रेजेंट किया है और वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट को हमने v2 से रिप्रेजेंट किया है। सो देयरफॉर हमने देखा कि इन ऑर्डर टू फाइंड द वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट ए वी हैव यूटिलाइज द इक्वेशन ऑफ टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, और इक्वेशन ऑफ टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, टी ए इज इक्वल टू एम वी वन स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी। नाउ सिंस टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ये अभी मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। जैसे हम v1 की वेलोसिटी को डिराइव कर लेंगे तो हम ये प्रूव भी कर देंगे कि हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन क्या होता है, 0 होता है स्ट्रिंग में। तो फिलहाल के लिए हम ऐसा मान रहे हैं कि टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज 0। अगर टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट 0 हो जाएगा तो फिर हमारा देखो ये इक्वेशन क्या बनेगा, टी ए की जगह पर हम क्या रख देंगे, 0 इज इक्वल टू, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, एम वी वन स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी। सो देयर फॉर ये वाले टर्म को मैं इधर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एम वी वन स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम जी। अब यहाँ से आप देखो एम से एम क्या हो गया, कैंसल, और ये माइनस साइन यहाँ पर पहले से था तो माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पर क्या इक्वेशन मिला, देयरफॉर वी कैन राइट v1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी। आर को हम यहाँ पे लेके आ गए, ठीक है। सो देयरफॉर जैसे मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा और ये रूट का फॉर्मूला हमें क्या मिल जाएगा, रूट ऑफ आर जी। सो दिस इज द वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट ए। अब हम नेक्स्ट फाइंड क्या करने वाले हैं, वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट बी। देयरफॉर वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट बी, तो वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट बी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, v2 से। तो चलो इसे फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट बी ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा, अब इस डायग्राम पर हम वापस से जाते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा था। देखो एक बात तो आपको पता है कि यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि ए पॉइंट पर, ये जो पॉइंट हमें ए दिख रहा है, इस पॉइंट पर होगा क्या कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी। पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एंड इट इज इक्वल टू 2mgr, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 2mgr। वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, लेकिन अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, r प्लस r, तो टोटल कितना हो जाएगा 2r, तो h आपका क्या हो जाएगा 2r। तो पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगी, मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। और उस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, हाफ एम वी वन का स्क्वायर, समझा। उसके बाद ये जो हमारा बॉटम पॉइंट है, इस पॉइंट पर देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। क्यों मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा तो इस पॉइंट पर जैसे ही वो पहुंचेगा बी पॉइंट पर तो आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, और आर 0 होने का मतलब है पोटेंशियल 0 हो जाएगा। और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, और इस काइनेटिक एनर्जी को हम लिखेंगे हाफ एम वी टू का स्क्वायर, है ना। क्योंकि जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे आएगी तो देखो रहेगा आपने कि ऊपर से नीचे आने में ना डर लगता है, नीचे से ऊपर जाने में नहीं, क्योंकि ऊपर से नीचे आने में उसकी स्पीड लगातार बढ़ती है और बी पॉइंट पर आते आते उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो डेफिनेट सी बात है, अगर वहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। और फिर सी पॉइंट में क्या होगा, ध्यान से सुनो। अब जैसे ये नीचे से ऊपर की तरफ जाने लगेगा तो आर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा सी पॉइंट पर, दिस विल बी इक्वल टू mgr। लेकिन इस पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी थ्री का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो अब यहाँ पर आपको एक ध्यान लगाना है कि जब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हम वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो देयरफॉर वी विल राइट व्हेन ऑब्जेक्ट moves from
पॉइंट A to B, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट A to B, क्या होगा इस केस में? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी उसे हम क्या रखेंगे? वी विल राइट 2mgr माइनस 0, क्योंकि हमें पता है हाईएस्ट पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है 2mgr और लोवेस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आप कैसे निकालोगे? इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को लोअर काइनेटिक एनर्जी से माइनस करना होगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर है? लोवेस्ट पॉइंट पर, विच इज इक्वल टू हाफ एम वी टू का स्क्वायर, और हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ एम वी वन का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसे देयरफॉर लिख लेते हैं 2mgr इज इक्वल टू, अब इसमें देखो हाफ एम कॉमन है तो हाफ एम कॉमन बाहर आ गया, तो बचा क्या? v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे एंड वी विल राइट देयरफॉर 2mgr इज इक्वल टू, देखो हाफ एम को हम एज इट इज़ रखते हैं और v2 को v2 स्क्वायर रखेंगे माइनस, सिंस हमें पता है कि v1 की वैल्यू क्या होती है? रूट आर जी। v1 इज इक्वल टू रूट आर जी। तो अगर मैं इसका स्क्वायर लिखूंगा तो रूट हट जाएगा, तो सिंपली इसे मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? आर जी लिख सकता हूँ। यहाँ से देखो m से m क्या हो जाएगा? कैंसल, और उसके बाद 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4rg इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर माइनस आर जी। अब इस आर जी को आप इधर की तरफ लेके आ जाओ, सो देयरफॉर यू कैन राइट 4rg प्लस rg इज इक्वल टू 5rg इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर। देयरफॉर हमें चाहिए क्या है? v2, तो यहाँ लगा देंगे रूट, तो आंसर हमें मिल जाएगा रूट ऑफ 5rg, ठीक है। फॉर वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट का फॉर्मूला हमें मिला v2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 5rg। तो इसके लिए आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, पोटेंशियल डिक्रीज इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। अब हम लास्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज मिडवे पॉइंट C पर उसकी वेलोसिटी v3 क्या होगी और उसे हम कैसे फाइंड करेंगे। अब इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि देखो जब कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो उसके हर एक पॉइंट पर टोटल एनर्जी हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट होगी। क्यों टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी? उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि आप देख रहे हो कि किसी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कम है, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी कम है, किसी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है। तो इससे होगा क्या कि जब भी हम टोटल एनर्जी करेंगे तो टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो दोनों का सम हमेशा हमें क्या मिलेगा? इक्वल मिलेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हम v3 को फाइंड करेंगे। सो देयरफॉर वेलोसिटी एट मिडवे पॉइंट C, therefore velocity at midway point C, और C पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है? v3। तो चलो हम इसे डिराइव करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, इसको डिराइव करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। वी कैन से दैट सिंस टोटल एनर्जी एट B इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट C, ठीक है। बी पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी होगी उतनी टोटल एनर्जी सी पॉइंट पर होगी। सो देयरफॉर वी कैन राइट, अब टोटल एनर्जी एट बी कैसे निकालेंगे? टोटल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट C प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट C, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी एट B का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, कितना है? हाफ एम वी टू का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी एट B क्या है? 0। काइनेटिक एनर्जी एट C को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? हाफ एम वी थ्री का स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी एट C क्या था? mgr, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये m काइनेटिक एनर्जी को इधर लेके आ जाते हैं। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? हाफ एम वी टू का स्क्वायर माइनस हाफ एम
v3 का स्क्वायर इज इक्वल टू mgr। ठीक है, देन यहाँ से देखो आप हाफ एम क्या है, कॉमन है, तो हाफ एम को कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर हाफ एम अगर कॉमन बाहर निकल गया तो बचा क्या, v2 का स्क्वायर माइनस v3 का स्क्वायर इज इक्वल टू mgr। यहाँ से m से m क्या हो जाएगा, कैंसल, और ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो देयरफॉर वी कैन राइट v2 स्क्वायर माइनस v3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2rg। ठीक है, अब देखो v2 की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें पता है, क्या है v2 की वैल्यू, v2 की वैल्यू होती है, सिंस हम यहाँ पर लिख देंगे कि v2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 5rg। ठीक है, तो अगर v2 की वैल्यू रूट ऑफ 5rg है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर वी कैन राइट 5rg माइनस v3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2rg। ठीक है, अब ये 5rg उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 5rg। सो देयरफॉर वी कैन राइट माइनस v3 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5rg प्लस 2rg विच कैन बी रिटर्न एज माइनस v3 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3rg। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल, देयरफॉर फाइनली वी गेट v3 इज इक्वल टू रूट ऑफ 3rg। सो दिस इज द वेलोसिटी एट मिडवे पॉइंट C। तो एक बार हम वापस से देख लेते हैं शुरू से हमने इसमें किया क्या है। तो हम टॉपिक पढ़े थे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमने 3 पोजीशंस लिए थे, दैट इज A, B एंड C। और आपको पता है A क्या है, हाईएस्ट पॉइंट, B लोवेस्ट पॉइंट एंड C इज द मिडवे पॉइंट। हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना था, वी हैव टू फाइंड द टेंशन एट हाईएस्ट, लोवेस्ट एंड मिडवे पॉइंट। और टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट के लिए हमने क्या देखा कि हमें एक इक्वेशन मिला, TA इज इक्वल टू mv1 स्क्वायर अपॉन r माइनस mg। उसके बाद टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट पर हमें इक्वेशन मिला, दैट इज TB इज इक्वल टू mv2 स्क्वायर अपॉन r प्लस mg। तो दोनों इक्वेशन में से माइनस और प्लस का ही डिफरेंट है, क्योंकि ऊपर वहाँ पर हमने देखा था हाईएस्ट पॉइंट पर mg और टेंशन दोनों का डायरेक्शन सेम था, और यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट था। फिर हमें फाइंड करना था वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट। तो हमने सबसे पहले क्या निकाला, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट A, जिसके लिए हमने टेंशन का इक्वेशन यूज़ किया, और यहाँ से हमें टेंशन का फॉर्मूला मिलता है mv1 स्क्वायर अपॉन r माइनस mg। इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमने v1 कैलकुलेट कर लिया विच इज़ इक्वल टू रूट rg। अब मैंने आपको बोला था कि टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट क्यों जीरो होगा, तो अगर आप इस वैल्यू को यहाँ पर इस इक्वेशन में पुटअप करोगे तो आप ये सॉल्व कर पाओगे कि टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट क्या है, 0। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट TA इज इक्वल टू m। अच्छा, v1 की वैल्यू है रूट rg, तो स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा, rg हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या है r माइनस क्या है mg। तो देखो r से r कैंसल ना, तो बचा क्या फिर mg माइनस mg। तो mg भी कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 0। तो याद रखना है टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज 0। ठीक है, तो हमने टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट का यूज़ करते हुए v1 की वेलोसिटी निकाल ली। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि जब पार्टिकल A पॉइंट से B पॉइंट पर मूव करेगा तो उसकी पोटेंशियल जो डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हमने v2 वेलोसिटी कैलकुलेट की विच इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 5rg। देन उसके बाद हमें थर्ड क्या फाइंड करना था, वेलोसिटी एट मिडवे पॉइंट C। तो वेलोसिटी एट मिडवे पॉइंट C फाइंड करने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि टोटल एनर्जी एट एवरी पॉइंट रिमेन्स द कांस्टेंट, देयरफॉर वी कैन से दैट टोटल एनर्जी एट B इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट C। और हमें पता है टोटल एनर्जी किसका कॉम्बिनेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये सब वैल्यूज़ रखते हुए हमने इसे सॉल्व किया और फाइनली हमें इक्वेशन मिल गया V3 इज इक्वल टू रूट ऑफ 3rg। अगर हम बुक में देखें तो टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM का डेरिवेशन बुक में डिराइव नहीं किया हुआ है, तो फिर भी हम अपने ध्यान में रखते हुए एक इक्वेशन लिख लेते हैं, यानी उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, ताकि अगर हमें इसका कहीं पर यूज़ करना पड़े तो हमें याद रहे कि जब कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसकी टोटल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर क्या होती है। सो देयरफॉर वी विल राइट द टोटल एनर्जी of a particle या object of a particle or object performing vertical circular motion
इज गिवन बाई इक्वेशन, और इसका इक्वेशन होता है E इज इक्वल टू 5/2 mgr. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन. आपको याद रखना है E इज इक्वल टू क्या होता है 5/2 mgr. तो जब भी कोई पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो उसके हर एक पॉइंट पर ये जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, सेम होगी. दैट विल बी 5/2 mgr, 5/2 mgr एंड 5/2 mgr. अब हम देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक इसी वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट एंड लोवेस्ट पॉइंट. तो हमारा जो अगला टॉपिक है अब, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टेंशन एट हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट, और यू कैन से लोवेस्ट पोजीशन. तो देखो हमें पता है कि टेंशन एट लोवेस्ट पोजीशन सबसे ज़्यादा होता है, तो इसे हम क्या लिख देंगे TB, और ये हो जाएगा TA. तो बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है कई बार आता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द डिफरेंस बिटवीन टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट एंड लोवेस्ट पॉइंट. तो अब इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने इन इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया है. तो सबसे पहले हम लिखते हैं देयरफॉर द टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट A. तो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट A का फॉर्मूला क्या है, दैट इज TA इज इक्वल टू mv1 स्क्वायर अपॉन r माइनस mg, राइट. उसी तरीके से टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट का भी इक्वेशन लिख लेते हैं, एंड देयरफॉर द टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट, टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट, और जहाँ पर हमने लोवेस्ट पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट किया है, B से. तो इसका टेंशन का फॉर्मूला हमें मिलता है TB इज इक्वल टू mv2 स्क्वायर अपॉन r प्लस mg. ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन हमने लिख लिया. अब डिफरेंस इन टेंशन का मतलब क्या है, देयरफॉर वी विल राइट TB माइनस TA. तो TB का पहले वैल्यू रख देते हैं, क्या TB का वैल्यू mv2 स्क्वायर अपॉन r प्लस mg, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो देखो mv1 स्क्वायर अपॉन r, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसे हम क्या लिख लेंगे प्लस mg. अब ऑलरेडी हमें V2 और V1 की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ पर इसे लिखते हैं TB माइनस TA इज इक्वल टू m. अच्छा, V2 की वैल्यू क्या होती है, रूट ऑफ 5rg. V2 की वैल्यू क्या होती है, रूट ऑफ 5rg. हमने अभी डेरिवेशन में डिराइव किया है. प्लस यहाँ पर क्या लिख लेंगे mg माइनस m, और V1 की वैल्यू क्या होती है, रूट ऑफ rg. तो यहाँ पर हो जाएगा रूट ऑफ rg द स्क्वायर अपॉन r, और प्लस हो जाएगा mg. ठीक है, अब यहाँ पर देखो रूट से स्क्वायर तो चला जाएगा, सो देयरफॉर सिंपली मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट m इंटू 5rg अपॉन r प्लस mg माइनस m इंटू rg अपॉन r एंड प्लस mg. तो यहाँ से r कैंसिल, यहाँ से भी r कैंसिल. तो ओवरऑल इक्वेशन हमें क्या मिलता है, दैट इज 5mg प्लस mg माइनस mg एंड प्लस mg. तो अब देखो mg और माइनस mg कैंसिल हो गया, तो 5mg प्लस mg कितना हो जाएगा 6mg. तो ये क्वेश्चन कई बार हमें एग्जाम में पूछता है, तो याद रखना है. सो दिस इज द डिफरेंस इन टेंशन बिटवीन हाईएस्ट पॉइंट एंड लोवेस्ट पॉइंट. अब आपको जैसे कि मैंने बताया था और हमने डिराइव किया था कि टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है 0. तो मैक्सिमम टेंशन कहाँ पर होगा, लोवेस्ट पॉइंट पर. तो मैक्सिमम टेंशन माइनस लोवेस्ट टेंशन करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलता है 6mg. इससे हमें ये पता चला कि जब कोई पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो जब वो लोवेस्ट पॉइंट यानी B पर आएगा ना, तो उसका जो टेंशन है उस स्ट्रिंग में लगने वाला वो उसके वेट से 6 गुना बढ़ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर हमें आंसर क्या मिला है 6 टाइम्स ऑफ mg. सो दिस इज द ओवरऑल टॉपिक रिलेटेड टू वर्टिकल सर्कुलर मोशन.